चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आपके एटीट्यूड बेस्ड और बिहेवियर बेस्ड लॉयल्टी में क्या फ़र्क है। लॉयल्टी की दो बेसिकली डायमेंशंस हैं। उसके बाद लॉयल्टी पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। और तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, यानी लॉयल्टी प्रोग्राम कस्टमर को हम लोग कैसे पहले से भी ज़्यादा लॉयल बना सकते हैं अपने साथ। आपके जो है लॉयल्टी के तीन बेसिक पर्सपेक्टिव हैं। लॉयल्टी को समझने के लिए तीन बेसिक पर्सपेक्टिव हैं। पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि लॉयल्टी एक बिहेवियर का नाम है, कस्टमर बिहेवियर का। दूसरा जो है लॉयल्टी एक एटीट्यूड का नाम है। एंड द थर्ड वन इज़ लॉयल्टी रिलेशनशिप की कमिटमेंट का नाम है। ये तीन बेसिक पर्सपेक्टिव हैं और ये तीनों पर्सपेक्टिव ही दुरुस्त हैं। जब भी आपने लॉयल्टी को समझना है, जब लॉयल्टी को हमने समझना है या समझने की कोशिश करनी है, तो ये तीनों कंपोनेंट जो हैं उसके हमने वो स्टडी करने हैं। तीनों अप्रोच हमें स्टडी करनी पड़ती हैं लॉयल्टी को कम्प्लीटली समझने के लिए। अच्छा, अब लॉयल्टी की कुछ यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिख लिया, लिखने की उसको ब्रेक डाउन किया हुआ डिफरेंट पार्ट्स में। कहते हैं जी लॉयल्टी जो है, कस्टमर लॉयल्टी एक कस्टमर की कमिटमेंट है। इट इज़ कस्टमर्स कमिटमेंट और अटैचमेंट टू अ ब्रांड, स्टोर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और any other entity based on favorable attitude and behavioral response such as repeat purchase। कहते हैं कि जी ये किसी भी कस्टमर की कमिटमेंट है, किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ, सर्विस प्रोवाइडर के साथ, स्टोर के साथ, ठीक है, या कोई भी उन जो ब्रांड का कोई भी जो कंपोनेंट है, ब्रांडिंग के जो कंपोनेंट होते हैं, किसी उनके साथ आप उसका जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट की जो है वो डिपिक्शन है, वो बेस करती है एक फेवरेबल एटीट्यूड और बिहेवियरल रिस्पांस पे, ठीक है। यानी कि उसका जो फेवरेबल एटीट्यूड और बिहेवियरल रिस्पांस जो है वो ये बताता है कि जी कस्टमर जो है लॉयल है। और वो फेवरेबल एटीट्यूड या बिहेवियर कौन सा हो सकता है, जैसे एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल रिपीट परचेज। इफ़ समवन इज़ रिपीटेडली परचेजिंग फ्रॉम यू, इट मीन्स ही और शी इज़ लॉयल विद योर ब्रांड, ठीक है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। आपके जो रिसर्चर हैं वो कहते हैं कि जी दो बेसिक पर्सपेक्टिव हैं लॉयल्टी को समझने के लिए, या आप कह लें कि ये आपके दो बेसिक कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट कह लें, पर्सपेक्टिव कह लें लॉयल्टी को समझने के लिए। पहला तो कहते हैं कि जी ब्रांड लॉयल्टी इज़ अ बिहेवियर टूवर्ड अ प्रोडक्ट और इट इज़ एन एटीट्यूड और प्री डिस्पोजिशन टू बिहेव टूवर्ड अ प्रोडक्ट। बिहेवियर आप लोगों ने बिहेवियर और एटीट्यूड के बारे में पहले पढ़ा होगा। मैं फिर भी आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ कि जी बिहेवियर और एटीट्यूड में क्या फ़र्क है। बिहेवियर इज़ योर एक्शंस, आपका जो एक्शंस हैं, आपकी जो एक्शन ओरिएंटेड इंटेंशंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग बिहेवियर कहते हैं। जैसे मैं जो है अगर कोई ब्रांड जो है मैं कंटिन्यूसली परचेज़ कर रहा हूँ, मैं उसको इट मीन्स मैं आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, यानी उसको परचेज़ कर रहा हूँ या उसको मैं कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं बिहेव कर रहा हूँ। एटीट्यूड है कि जी किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में मेरे ख़यालात क्या हैं, मेरी सोच कैसा है, मैं मेरे फेवरेबल थिंकिंग है उस ब्रांड के बारे में या अनफेवरेबल थिंकिंग है उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड। यानी कि बिहेवियर जो है इट इज़ प्रैक्टिकल डिपिक्शन ऑफ माई थाट्स, ठीक है, और एटीट्यूड जो है उन्हीं थॉट्स को हम लोग एटीट्यूड कहते हैं। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर वो आमतौर पे बेस करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। यानी कि हम लोग काम क्या करते हैं आमतौर पे जो है ना, इसका ताल्लुक जो है हमारी सोच की बेस पे हम लोग वो काम करते हैं। ये दो पर्सपेक्टिव हमें समझना चाहिए, बिहेवियर और एटीट्यूड को समझना चाहिए कस्टमर लॉयल्टी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। कस्टमर हमारी प्रोडक्ट बार बार परचेज़ कर रहा है, बिहेवियर वाइज तो वो लॉयल नज़र आ रहा है, लेकिन वो हमारी प्रोडक्ट बार बार परचेज़ क्यों कर रहा है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। समटाइम होता है कि बार बार हम लोग प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे होते हैं किसी मजबूरी की वजह से, मजबूरी की वजह से परचेज़ कर रहे होते हैं, लॉयल नहीं होते उसके साथ, किसी मजबूरी की वजह से परचेज़ कर रहे होते हैं। जो ही कोई बेहतर ऑप्शन मिले तो हम उस पर्टिकुलर ब्रांड को छोड़ के किसी और तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि कस्टमर बार बार अगर हमारी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है।
ये दो पर्सपेक्टिव हैं, बिहेवियर और एटीट्यूड। बियॉन्ड लॉयल्टी एज ए बिहेवियर, हाउ कंसिस्टेंट कस्टमर वर इन रीपर्चेजिंग ब्रांड। बियॉन्ड लॉयल्टी को अगर एज ए बिहेवियर हमने समझना है तो हमने ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर जो है कितना कंसिस्टेंटली, कितना रेगुलरली हमारे ब्रांड को, हमारी प्रोडक्ट को रीपर्चेज कर रहा है, यानी बार बार उसको परचेज कर रहा है। ये चीज़ जो है वो शो करेगी हमारी ब्रांड लॉयल्टी एज बिहेवियर। इट इज़ मेजर्ड बाय अ प्रोपोर्शन ऑफ परचेज, कि ये परचेज़ की जो तनासुब है, परचेज़ की जो रेशो है, उससे जो है ना वो ये चीज़ मेजर की जाती है। उसमें द नंबर ऑफ टाइम द मोस्ट फ्रीक्वेंट परचेज ब्रांड इज़ परचेज्ड, या उसमें कहते हैं कि जी आपका जो ब्रांड कब परचेज़ किया गया था, ठीक है, लास्ट टाइम कब परचेज़ किया गया था और कितनी बार अभी तक परचेज़ किया गया है, ये चीज़ बताती है। एंड इट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम द प्रोडक्ट कैटेगरी इज परचेज। आप इसमें देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका चावल का बिज़नेस है, आपका चावल का बिज़नेस है, कस्टमर ने एक साल के अंदर अगर मिसाल के तौर पे 15 बार चावल परचेज़ किए हैं, उसे टोटल 15 बार चावल परचेज़ किए हैं। अब 15 बार जब उसने चावल परचेज़ किए हैं तो उसमें से आपके ब्रांड के चावल उसने कितनी बार परचेज़ किए हैं? 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार या 15 बार। यानी कि आपने देखना कि टोटल उसने जो जितनी बार परचेज़ किया उसमें से आपकी प्रोडक्ट कितनी बार परचेज़ की है। ये चीज़ आपकी जो है ना बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर को डिपिक्ट करती है कि वो आपके साथ बिहेवियर वाइज कितना लॉयल है। अब बिहेवियर के बेस पे आपकी लॉयल्टी की मल्टीपल टाइप्स हैं। अच्छा, इस चीज़ को आपने याद रखना है, बिहेवियर की बेस पे लॉयल्टी की टाइप्स और हैं, एटीट्यूड की बेस पे लॉयल्टी की टाइप्स और हैं। अगर कल को आपसे पूछा जाए कि बिहेवियर की बेस पे लॉयल्टी की टाइप बताएं तो आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको एटीट्यूड की बेस पे, या एटीट्यूड की बेस पे पूछा जाए तो आपने इसको बिहेवियर बेस्ड डिवीजन पे आपने कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों की जो बेसिस पे अलग अलग टाइप्स हैं इसकी, ये हम पढ़ने लगे हैं कि जी बिहेवियर के बेस पे आपकी लॉयल्टी की जो है ना बेसिक जो 5 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है अनडिवाइडेड लॉयल्टी। इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर हु ऑलवेज सेलेक्ट द सेम ब्रांड। जी कस्टमर का वो वाला बिहेवियर जिसमें वो हमेशा एक ही ब्रांड को परचेज करता है। अगर वो ब्रांड अवेलेबल नहीं है किसी वजह से तो वो कस्टमर कहता है कि जी मैं वेट कर लेता हूँ, जब वो पर्टिकुलर आएगा, वो ब्रांड आएगा तभी मैं जो है ना उसको परचेज़ करूँगा, उस पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज़ करूँगा, मैंने कोई और ब्रांड परचेज़ नहीं करना। दूसरा है ओकेजनल स्विचर। इट्स यूजुअली सेलेक्ट द सेम ब्रांड ओवर टाइम बट मे वांट टू चेंज अ पेस नाउ एंड देन। अच्छा, अब बेसिकली ये चीज़ है कि जी आमतौर पे मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज़ करता हूँ रेगुलरली, लेकिन कुछ ख़ास ओकेजन पे, कुछ सर्टन ओकेजन पे मैं जो है वो उसको उस ब्रांड की बजाय कोई और ब्रांड परचेज़ कर लेता हूँ। अब वो ख़ास ओकेजन कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो ये कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं एक ब्रांड है ए नाम है, ABC ब्रांड का नेम है, मैं रेगुलरली ब्रांड ABC परचेज़ करता हूँ, लेकिन कुछ सर्टन ओकेजन पे मैं वो ABC ब्रांड परचेज़ नहीं करता, मैं XYZ परचेज़ कर रहा हूँ। वो ख़ास ओकेजन कौन कौन से हैं? एक ओकेजन तो ये है कि जी जो ABC ब्रांड है वो ख़त्म हुआ है, वो कहता ख़त्म हुआ, मैं अच्छा ख़त्म हुआ यार, इसकी बजाय मुझे कोई दूसरा दे दो। ये चीज़ भी आप लोगों ने शायद अपनी डेली लाइफ में फेस की हो। दूसरा जो है वो ये कि कोई एक ख़ास ओकेजन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई परफ्यूम परचेज़ कर रहा हूँ, मैं अपने इस्तेमाल के लिए जब परफ्यूम परचेज़ करता हूँ, मैं अपने इस्तेमाल के लिए तो मैं इस वक्त ABC ब्रांड परचेज़ करता हूँ, लेकिन जो XYZ है वो उससे अच्छा और महंगा ब्रांड है। अब मैंने किसी को गिफ्ट करना है तो मुझे पता है कि जी फ़लाँ बंदे को जिसको मैं गिफ्ट करना चाह रहा हूँ उसको XYZ जो ये ब्रांड है ये ज़्यादा पसंद है उसको, तब फिर जो है मैं XYZ परचेज़ करूँगा ABC की होते हुए। यानी कुछ सर्टन ओकेजन्स पे मैं जो है अपने जो रेगुलर ब्रांड है उसको छोड़ के उसके बजाय कोई और ब्रांड परचेज़ कर लेता हूँ। ये जो आपकी सिचुएशन है इसको हम लोग बोलते हैं ओकेजनल स्विचर। इसके बाद है स्विच्ड लॉयल्टी। स्विच लॉयल्टी से मुराद इट डिस्क्राइब ए कस्टमर हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट और चेंज ऑफ ब्रांड। ये वो बेसिकली सिचुएशन है जिसमें एक कस्टमर जो पहले आपका लॉयल कस्टमर था, वो किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, चाहे वो डिससेटिस्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से,
आपके ब्रांड को छोड़ के मुश्किल तौर पर किसी और ब्रांड के पास चला गया। पहले रेगुलरली ब्रांड ABC परचेज कर रहा था, उसके बाद उसने आपका ब्रांड छोड़ के दूसरा ब्रांड परचेज करना स्टार्ट कर दिया XYZ। ये जो सिचुएशन है इसको ये बोलते हैं स्विच्ड लॉयल्टी, उसकी लॉयल्टी स्विच कर गई है। उसके बाद है डिवाइडेड लॉयल्टी। इट शोज अ कस्टमर हु इज़ लॉयल टू मोर देन वन ब्रांड। ठीक है, अब इसमें ये कि जी ये वो कस्टमर हैं जो कि एक से ज़्यादा ब्रांड के साथ लॉयल हैं। यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी शैम्पू की ही लिखी हुई है। अब आमतौर पे जब घरों में जब शैम्पू परचेज़ की जाती है, जो एक मंथ पैंटीन परचेज़ कर लिया, अगले मंथ जो है ना सनसिल्क परचेज़ कर लिया, तीसरे मंथ जो है ना वो आपने लाइक हेड एंड शोल्डर परचेज़ कर लिया, ये 3 ब्रांड है। चौथे मंथ फिर आपने पैंटीन परचेज़ कर लिया, पाँचवें मंथ आप फिर सनसिल्क परचेज़ कर लेते हैं। आप बेसिकली 3 ब्रांड्स के साथ लॉयल हैं। अब रेगुलरली 3 ब्रांड को जो है ना वो अल्टरनेटिवली आप इनको यूज़ करते रहते हैं। ऐसी जो लॉयल्टी की टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड लॉयल्टी। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिफरेंस। इट रिप्रेजेंट द कस्टमर हु सीज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रांड। ठीक है, हु कुड नॉट केयर लेस विच ब्रांड इज परचेज। इट मीन्स कि कस्टमर जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ लॉयल नहीं है। वो जब जाता है तो जो सा भी ब्रांड उसको इजीली मिल जाता है या सामने पड़ा नज़र आ जाता है उस ब्रांड को परचेज कर लेता है। इसको बोलते हैं कि द कस्टमर इज़ इनडिफरेंट। यानी एक बंदा जो है वो करता है स्मोकिंग करता है, मिसाल के तौर पे रेगुलर स्मोकर नहीं है, ऑन एंड ऑफ स्मोकिंग करता है। वो गया किसी दुकान पे, वो कहता है यार एक सिगरेट दे दो। कहते जी कौन सी सिगरेट चाहिए? तो कोई भी दे दो, कोई मसला नहीं है। अब वो जब करे ना कि कोई भी सिगरेट दे दो, इट मीन्स कि जो है ना वो किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जो है वो नहीं है, लॉयल नहीं है। वो जो है ना सब ब्रांड उसके लिए एक ही जितने वक़्त रखते हैं। ऐसी जो हमारी लॉयल्टी के टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस। ये इन सब की एक एग्जांपल यहाँ पे जो है ना वो लिखी हुई है। एक एग्जांपल बताइए। ये जो ए है, ABCD, ये डिफरेंट ब्रांड को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखेंगे जो अनडिवाइडेड लॉयल्टी बताया वो एक ही ब्रांड को मुश्किल तौर पर परचेज़ किया जा रहा है। अब ओकेजनल स्विचर को बताएं कि रेगुलरली एक को परचेज़ कर रहे हैं लेकिन ऑन सर्टन ओकेजन B या C या किसी और ब्रांड को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। स्विच लॉयल्टी से मुराद कि जी वो एक पल एक ब्रांड परचेज़ कर रहा था, उसके बाद किसी वजह से छोड़ के किसी और ब्रांड की तरफ चला गया। उसके बाद डिवाइडेड लॉयल्टी के जो है ना दो या तीन ब्रांड को रेगुलरली जो है ना अल्टरनेटिवली परचेज़ कर रहा है। और इंडिफरेंस से है उसके लिए इट डजेंट मेक एनी सेंस कि जी विच ब्रांड प्रोवाइड मोर वैल्यू और लेस, तो उसके लिए सारे ब्रांड एक जैसे हैं। लॉयल्टी वर्सेस इनर्शिया। इनर्शिया का वर्ड अगर आप लोगों ने किसी ने फिज़िक्स पढ़ी है किसी ज़माने में तो फिज़िक्स में भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इनर्शिया का लफ्ज़ी मतलब होता है, इनर्शिया से मुराद कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर जिस भी स्टेट में है, जिस भी कंडीशन में है, तो वो जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो उसी स्टेट में चलता रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा। उसको इस खासियत को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। लाइक एक जो है वो गाड़ी है, वो 40 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पर चल रही है, उसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो वो हमेशा 40 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। एक साइकिल है, वो एक जगह पे खड़ी हुई है, तो साइकिल हमेशा खड़ी रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ना वो अप्लाई ना हो। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको हम इनर्शिया कहते हैं हम लोग। अब बात ये आती है कि इनर्शिया का यहाँ पे क्या ताल्लुक आ गया है लॉयल्टी वाले काम के साथ। इससे मुराद ये है कि अब हमने देखना है कि अगर किसी का रिपीट परचेज का जो बिहेवियर है वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो करता है तो इट मीन्स कि वो जो है ना लॉयल है हमारे साथ। दूसरी तरफ आ जाए कि अगर कस्टमर जो है हमारे साथ कम कमिटमेंट शो करता है, इट मीन्स कि हमारी जो एफ़र्ट्स हैं, लॉयल्टी की जो एफ़र्ट्स हैं, जो हमने उसके लिए डिफरेंट डिस्काउंट्स प्रोग्राम या हमने इस तरह की जो चीज़ें स्टार्ट की हैं, दैट मेक नो डिफरेंस टू हिम। ठीक है, कि वो हमारी चीज़ें परचेज तो कर रहा है
लेकिन हमारी जो एफ़र्ट्स हैं वो हमारी एफ़र्ट्स की वजह से परचेज़ नहीं कर रहा, हमारी एफ़र्ट्स उसके ऊपर इतनी खास जो है ना वो इम्पेक्ट नहीं कर रही। तो इस तरह की जो स्टेट होगी उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारी एफ़र्ट्स उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहे। अब इसी में अगर आप लोग देखें आगे जहाँ पे वो लिखा हुआ है इनर्शिया का कि ए लो सेंसिटिविटी टू अ ब्रांड सिंस परचेज आर मोर मेड विदाउट अ रियल मोटिव ऑफ द चॉइस। अब वो इसी को अगर आप रिलेट करें कि जी परचेज कर रहा है बंदा, लेकिन उसके पास जो चॉइस और ऑप्शंस का जो मोटिव है पीछे वो कारफरमा नहीं है, यानी कि हमने अपनी जो एफर्ट किए हैं कि वो अमंग ऑल्टरनेटिव्स हमारी प्रोडक्ट को जो है ना वो चूज़ करे, इस चीज़ को वो जो है वो चीज़ कार फरमा नहीं है। पीछे कोई जब प्रॉपर मोटिव नहीं है, पीछे प्रॉपर कोई जो है ना कंपनी की एफर्ट कार फरमा नहीं है, तो इस तरह की जो लॉयल्टी होती है उसको हम लोग इनर्शियल लॉयल्टी भी कहते हैं। अच्छा, इनर्शिया को मैं रिपीट कर रहा हूँ। इनर्शिया की जो जनरल डेफिनेशन है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जिस भी स्टेट में होती है वो उसी हालत में रहती है अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो असरअंदाज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं, इस खासियत को बोलते हैं इनर्शिया। कोई शख्स अगर बैठा है तो वो बैठा ही रहेगा, ठीक है, वो कभी भी उठेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी हो सकती है, कोई बंदा उसको आवाज़ दे, कोई उसको पुश करे, कोई उसको पुल करे, ये एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई ना हो वो अब उसी स्टेट में रहता है जिस स्टेट में ऑलरेडी है। इस तरह की ये जो करेक्टरिस्टिक है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, इसको इनर्शिया कहते हैं। और यहाँ पे लॉयल्टी से इसका लिंक ये है कि ये वो वाली सूरत हाल है कि जी हमारा जो हमारी ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ हैं या जो ब्रांड की जब कस्टमर परचेज़ करता है तो ब्रांड की जो एफर्ट्स हैं कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, ब्रांड की एफर्ट्स जो हैं वो उसको मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं करती प्रोडक्ट को परचेज़ करने या ना करने में। उसके पीछे जो है ये फैक्टर्स जो है ब्रांडिंग के फैक्टर्स वो कार फरमा नहीं होते। इस तरह की सिचुएशन को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। अब जो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है लॉयल्टी का, वो है ब्रांड लॉयल्टी एज एटीट्यूड। पहले हमने पढ़ा है ब्रांड लॉयल्टी एज बिहेवियर, कि उसकी जो प्रैक्टिकल डिपिक्शन है उसकी थॉट्स की, वो चीज़ लॉयल्टी को डिपिक्ट करती है। अब एटीट्यूड कि उसके कस्टमर के माइंड के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ को शो करती हैं कस्टमर हमारे साथ लॉयल है या लॉयल नहीं है। इसमें आ जाता है हमारे पास कि जी मेजरिंग proportion ऑफ परचेज, सीक्वेंस ऑफ परचेज, मोस्ट रिसेंट परचेज हैज़ मेजर शॉर्ट कमिंग, इट डज नॉट टेल मार्केटर व्हाई ए ब्रांड वाज सिलेक्टेड। वो कहता है कि जी आप जो है ना मोस्ट रिसेंट परचेज चेक कर सकते हैं, आप जो है ना नंबर ऑफ टाइम प्रोडक्ट परचेज चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट परचेज चेक कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रांड क्यों परचेज किया गया ये चीज़ उसमें नहीं पता लगती। अच्छा, a customer may be thinking a repeat purchase not because of any true loyalty or commitment, but because of convenience, price, availability और inertia due to habit। यानी कि वो उसको घर के पास से मिल जाती है कोई एक प्रोडक्ट। लाइक अगर मैंने टिशू परचेज़ करना है, मुझे पता है मैं घर के पास से जो टिशू का पैक है ना मुझे रोज़ पेटल का इजीली मिल जाता है। अब मैं सिर्फ ये पास आसानी से मिल जाता है इसलिए परचेज़ कर रहा हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए परचेज़ कर रहा हूँ। इट डजेंट मीन कि आई एम लॉयल विद दैट पर्टिकुलर ब्रांड। इसलिए ये भी पता होना चाहिए कि कस्टमर अगर हमारा ब्रांड परचेज कर रहा है तो व्हाट आर द रियल मोटिव्स बिहाइंड द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। जो एटीट्यूडल अप्रोच है दैट टेक द व्यू दैट लॉयल्टी इन्वॉल्व मच मोर देन रिपीट परचेज बिहेवियर एंड मस्ट आल्सो इंक्लूड फेवरेबल प्रेफरेंस और कमिटमेंट दैट हैज़ एक्सप्रेस्ड ओवर टाइम। कि जी कस्टमर माइंड के अंदर जो फेवरेबल प्रेफरेंस है या फेवरेबल कमिटमेंट है हमारे ब्रांड के मतलब, वो चीज़ भी लॉयल्टी का एक कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है। ब्रांड लॉयल्टी इज़ ए बिहेवियर रिस्पॉन्स टू एन एटीट्यूड टुवर्ड अ ब्रांड, ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है लॉयल्टी की। मतलब जी ब्रांड लॉयल्टी एक बिहेवियर रिस्पॉन्स है, किस वजह से, टू एन एटीट्यूड टुवर्ड अ ब्रांड। अच्छा जी एटीट्यूड, दैट एटीट्यूड मस्ट बी फेवरेबल, कि एक फेवरेबल एटीट्यूड की वजह से हम लोग हमारा जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ, इट मीन्स
कि वो जो है ना हमारी ब्रांड लॉयल्टी उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ। टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशन वुड डिस्क्राइब व्हाट पीपल नो और बिलीव टू बी ट्रू अबाउट योर ब्रांड। कि अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये इस चीज़ को बारे में रिसर्च करनी चाहिए, इस बारे में पता होना चाहिए कि लोगों के ख्याल से, ठीक है, हमारी जो भी हमारा है ब्रांड है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या ख्याल आता है, क्या यकीन है उनके बारे में। और पीपल फील अबाउट दैट ब्रांड, देयर लेवल ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। आपके ब्रांड के साथ कस्टमर जो है या लोग जो है इमोशनली कितने अटैच्ड हैं, ये चीज़ भी आपके एटीट्यूड को मेजर करती है। वट पीपल इंटेंड टू डू अबाउट दोज बिलीव्स एंड फीलिंग। और वो जो फीलिंग्स हैं या उनके जो बिलीव्स हैं उनकी बेस पे कस्टमर कैसा बिहेव करेगा या कैसा बिहेव करने का इरादा रखता है। ये तीन चीज़ें जो है ना एटीट्यूड को मेजर कर रही हैं, कस्टमर एटीट्यूड को मेजर कर रही हैं। इनिशियल लॉयल्टी आल्सो कॉल्ड स्पोरियस या स्परियस, जो लॉयल्टी, स्परियस का मतलब होता है बोगस या फॉल्स लॉयल्टी, ठीक है। इट इंडिकेट दैट बिहेवियर अपीयर टू बी बोगस। ये जो लॉयल्टी की टाइप है ये बताती है कि जी लॉयल्टी जो है ना वो बोगस है, बिकॉज देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूडनल इन्फ्लुएंस। कि कस्टमर अगर रिपीट परचेज कर भी रहा है आपके साथ, वो उसका एटीट्यूड फेवरेबल नहीं है आपके ब्रांड का, मतलब जैसे मैं आपको पहले बताया वो मजबूरी में आपसे परचेज कर रहा है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल अगर हम लोग लें, ये जो अभी रिसेंटली, बल्कि कल की बात है, आपको मैं कल की बात बताता हूँ। मैं हम लोग वहाँ पे बैठे हुए, एक दो कुलीग थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने नाश्ता करना था उन्होंने। तो वो न्यू कैंपस के साथ आगे जो युवास की तरफ रोड जाता है उसके बाद ना छोटा सा कैफ़े बना, फ्रेंडली कैफ़े के नाम से, ऐसा कोई नाम है उसका। अब उसका नाश्ता बहुत अच्छा तो नहीं था, पर मैं वैसे साथ चला गया तो उनके पास वो बैठे, वो नाश्ता कर रहे हो, कहते यार ये नाश्ता जो है ना बहुत बेहतर है। मैंने कहा किससे बेहतर है? कहते वो जो पुराने ओल्ड कैंपस के सामने वो चाय वाला एक था ना, वो रफ़ीक चाय वाला या फीका चाय वाला, उसको जो भी इसको कहते हैं, कहते उसके पास चावल थे होते थे वो इंतहाई ठंडे, अजीब सा उसका टेस्ट था। ये जो है ना इसके पास अंडा पराठा भी है, इसके पास जो है ना वो फलां चीज़ भी है, ठीक है, ये बहुत बेहतर है जिससे हम लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं। अब उससे ये शो हुआ तो पिछले 3 साल से 4 साल से वो रफ़ीक से जो है ना नाश्ता करते थे आके, यहाँ पे रफ़ीक से खाना मंगाते थे, चाय पीते थे आके। लेकिन जो ही उनको पहला ही मौका मिला, वो जब उन्होंने वो एक बंदा चेंज किया, उन्होंने किसी और से परचेज़ किया, तो साथ ही उन्होंने कहा कि यार वो बंदा तो फारग था, रफ़ीक जो है ये खाना ये और बेहतर है। इट मीन्स कि उन पर्टिकुलर कस्टमर्स की रफ़ीक के साथ किसी किस्म की एटीट्यूडनल लॉयल्टी नहीं थी। दे डिडंट हैव they didn't have any positive emotional or positive rational feeling about रफ़ीक टी स्टॉल, ठीक है, उसके टी स्टॉल भी थे और से जो खाना वगैरह भी उसने थोड़ा बहुत रखा हुआ था। अब वो सिर्फ सारे एक मजबूरी के एलिमेंट में जो है ना वो इसे परचेज़ करते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने था, ठीक है, तो फटाफट जो है ना नाश्ता मिल जाता था, फटाफट चाय मिल जाती थी। लेकिन अब उन्होंने जब लोकेशन चेंज की है या उन्होंने ऐसा कुछ सूरत हाल है, उनको एक बेहतर ऑप्शन मिला है, साथ ही उन्होंने चेंज कर लिया। अब इट मीन्स कि जो उनकी रफ़ीक के साथ रिपीट परचेज वाली जो बेस लॉयल्टी थी, वो डेली बेस परचेज करते थे, वो एक बोगस लॉयल्टी थी। उसके पीछे कोई भी पॉजिटिव वाइब्स कारफरमा नहीं थी, ठीक है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर जो है वो हमारे ब्रांड को किसी मजबूरी के आलम में ये तो नहीं परचेज़ कर रहा। दूसरा, द बिहेवियर ऑफ दीज कस्टमर कैन बी ड्रिवन बाई हैबिट। कुछ होते हैं कि हम आदतन ये चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं। इनसे लिखा है कि माई मदर यूज़ टाइड एंड आई हैव ऑलवेज यूज इट। यानी कि कोई खातून है वो जो है ना शादी के बाद अपने अगर ससुराल में गई है तो वो डिटर्जेंट यूज़ करते, यहाँ पर टाइड की एग्जाम्पल लिखी हुई है कि जी मेरी अम्मा जी जो है ना उन्होंने सारी उम्र टाइड इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं भी टाइड इस्तेमाल करूँगी, ये करती हूँ। अब इसका बेसिकली उस पर्टिकुलर ब्रांड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ब्रांड की परफॉर्मेंस से ताल्लुक़ नहीं है, वो उनकी ना सिर्फ फैमिली में हैबिट है कि वो टायर्ड चलता था तो टायर्ड ही चल रहा है, उन्होंने और कोई ट्राई नहीं किया कभी, ठीक है। उनको एज ए हैबिट उसको परचेज़ कर रही हूँ। उनके बहुत ज़्यादा इमोशनल या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, रैशनल कमिटमेंट नहीं है टायर्ड के साथ, वो सिर्फ आउट ऑफ हैबिट जो है ना वो परचेज़ कर रहे हैं उस ब्रांड को। उसके बाद है लेटेंट लॉयल्टी। लेटेंट लॉयल्टी है कस्टमर हैव स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बट रिपीट परचेज इज़ लो। कहते हैं कि जी कस्टमर के जहन में ब्रांड के बारे में
पर्टिकुलर फेवरेबल एटीट्यूड तो है, लेकिन उसकी रिपीट परचेज बहुत कम है उसकी। अब इसके नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है कि जी एक कोई लड़की है, उसको एक परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, उसको एक परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। कहते हैं व्हेन अ टीनेजर गर्ल यूज द पेरेंट्स क्रेडिट कार्ड टू बाय अ हाई प्राइस प्रेस्टिजियस परफ्यूम, शी मे बी वेरी सेटिस्फाइड एंड होल्ड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड। उसका बड़ा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था। अब उसने जो है ना अब्बा जी का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके एक बार परफ्यूम परचेज कर ली। However, when her parents learn of her behavior, they may voice their disapproval. जब उन्होंने जो है ना वो उनको पता लग गया उनके जो है ना वो पेरेंट्स को कि उन्होंने उससे मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करके एक महंगा परफ्यूम या फला ब्रांड का परफ्यूम परचेज़ किया, तो उन्होंने उसको मना किया कि नेक्स्ट टाइम आपने ये वाला ब्रांड आपने परचेज़ नहीं करना या हमसे पूछे बगैर आपने परचेज़ नहीं करना। अब इस केस में देखें, उस लड़की की एटीट्यूड वाइज पॉजिटिव फीलिंग थी उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, लेकिन क्योंकि उसके खुद के पास पैसे नहीं है, पेरेंट्स उसको दे नहीं रहे उसके लिए परचेज़ करने के लिए, नेक्स्ट परचेज़ के लिए। अब इस केस में देखें उसकी रिपीट परचेज़ है ना, एक बार परचेज़ किया हो सकता है नेक्स्ट 2 साल 3 साल 4 साल वो दोबारा वो जो है ना परफ्यूम परचेज़ ना कर सके। इट डजेंट मीन कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है। ऐसी लॉयल्टी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट लॉयल्टी। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। आप लोग भी हम लोग भी काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग काफ़ी एडमायर करते हैं, जिनको हम अवेल करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने सर्टन जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से या सोशल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम लोग उनको परचेज़ नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। अब हमारी रिपीट परचेज़ तो नहीं है उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, लेकिन हमारा एक फेवरेबल एटीट्यूड है दैट पर्टिकुलर ब्रांड अबाउट दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो इस तरह की लॉयल्टी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट लॉयल्टी। सच द सोशल नॉर्म अबाउट ओबेइंग वंस पेरेंट क्रिएट ए लेटेंट लॉयल्टी, वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। थर्ड जो पर्सपेक्टिव था वो था रिलेशनशिप कमिटमेंट, मैंने आपको बताया था। पहला बिहेवियर, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा था रिलेशनशिप कमिटमेंट। इट इज़ अ डिज़ायर टू कीप वैल्यूड रिलेशनशिप दैट इंड्योर्स ओवर टाइम। लॉयल कस्टमर नॉट ओनली डू द परचेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बट दे मे आल्सो एडवोकेट द प्रोडक्ट टू अदर्स। कहते हैं जो रिलेशनशिप कमिटमेंट है ये बेसिकली इससे मुराद ये है आपकी ये बिहेवियर और एटीट्यूड की अगली स्टेज आ जाती है। कस्टमर जो है वो सिर्फ आपके साथ जो है ना लॉयल इस फॉर्म में नहीं रहते कि जी आप जो है ना वो आपके से आपके ब्रांड के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, साथ रिपीट परचेज करते हैं, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहते। वो क्या करते हैं, वो एडवोकेसी भी करते हैं आपके ब्रांड के बारे में, लोगों को, दूसरे दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं कि यार फ़लाँ ब्रांड बहुत अच्छा है, वो फ़लाँ ब्रांड परचेज़ करना। ठीक है, ये जो चीज़ है कि वो इस तरह के जो पर्सपेक्टिव है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप कमिटमेंट। दे मे एन्जॉय शेयरिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद फ्रेंड एंड फैमिली, वो चीज़ मैंने बताई। ये तीन बेसिक पर्सपेक्टिव हैं। जो मेजर दो पर्सपेक्टिव हैं वो है कि ब्रांड लॉयल्टी एज बिहेवियर और दूसरा है ब्रांड लॉयल्टी एज एटीट्यूड। दोनों की बेसिस बताई हैं मैंने आपको, उसके बाद मैंने दोनों की टाइप्स भी बताई हैं मैंने आपको।